इस वीडियो का थंबनेल टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे ये वीडियो है बजटिंग के ऊपर। देखिए बजटिंग ना बहुत फैंसी करके लोग बता रहे हैं। मैं बहुत ही रॉ वीडियो है, मैं मानता हूं, बट बजटिंग बहुत ज्यादा नेसेसरी चीज बन चुका है जिसको आपको अपनी लाइफ में अपनाना ही चाहिए। जितना जल्दी आप इसको अपनाएंगे उतना जल्दी आपको क्लैरिटी और कंट्रोल मिलेगा अपनी इनकम पे और अपने एक्सपेंडिचर पे। जो मेन पर्पज है ना बजटिंग का वो ये है कि आप कम कमाएं या आप ज्यादा कमाएं, फर्क उससे बिल्कुल नहीं पड़ता। अगर आप अपने 100 रुपए को मैनेज कर सकते हैं ना, तो कल को आप अपने 1 करोड़ रुपए को भी मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो हैबिट्स डेवलप हो चुकी होंगी जो आपको सक्सेसफुली किसी भी अमाउंट को अपने पूरे पोटेंशियल पे यूज करने की आपको ताकत देगी, आपको कंट्रोल देगी। तो बजटिंग एक ऐसी चीज है जो आपको एनहांस करती है, आपकी स्किल्स एनहांस करती है, आपको क्लैरिटी देती है, आपको रियलिटी चेक्स मिलते हैं कि आप अपनी इनकम को बढ़ा भी सकते हैं और पैसे को ग्रो भी कर सकते हैं, और आपको ये भी आप निकाल सकते हैं कि मेरे को जो लाइफ का स्टैंडर्ड चाहिए, अपनी लाइफ का जो स्टेटस चाहिए, वो मैं किस तरह अचीव करूं। अगर आपको चाहिए एक सर्टेन, आपने सोचा हुआ है कि मैं एक सर्टेन लेवल की लाइफ जीऊं, तो उसके हिसाब से अगर आप बजटिंग करते हैं तो उससे आपको ये चीज पता चलेगी कि आप और ज्यादा कितना इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हर जगह आपको स्किल्स की जरूरत पड़ती है। बट अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपकी इनकम कितनी है और आपके एक्सपेंडिचर उस हिसाब से कितने हैं, तो आप कभी भी ना पैसा ग्रो कर सकते हैं, ना आप कभी भी अपनी स्किल्स ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि आप फिर हमेशा एक दबाव में रहेंगे, इनविजिबल दबाव में रहेंगे कि यार मतलब मैं लाइफ में जा कर रहा हूं। तो ये ना बहुत बेसिक सी चीज लगती है कि यार बजटिंग तो कोई इतनी है, बस पैसे को गिनना और पैसा कैसे बचाना, यही होता है। मैं कभी नहीं कहता कि बजटिंग का मतलब पैसा बचाना है। पैसा बचाना बजटिंग का मतलब नहीं होता। पैसा सही जगह लगाना और एक क्लैरिटी रखना आपकी इनकम की, आपकी एक्सपेंडिचर की, और आपका जो सेविंग्स है उन्हें सही तरह इस्तेमाल करने की। फॉर एग्जाम्पल आप इस बात को इस तरह समझिए, कल को अगर आपको, आपकी इनकम है 1 लाख रुपए, और कल को कहीं पे आपको पता चला कि भाई ये एक फ्लैट है या एक प्लॉट है, एक बहुत अच्छा प्लॉट है जो जो कोई बेच रहा है अपनी मजबूरी में, और उसका मार्केट वैल्यू जो है वो 80 लाख के आसपास है, लेकिन वो अभी मजबूर है, वो उसको 55 लाख में बेच रहा है। तो अगर आसपास ये बात फैलेगी तो सब कहेंगे यार मैं भी ले लेता हूँ, आप भी सोचेंगे यार मैं भी ले लेता हूँ, सीधा सीधा मुझे बहुत अच्छा फायदा है, मुझे सीधा सीधा 25 लाख रुपए का फायदा है। बट अगर आप उसको सोच के रख तो लेंगे, बट फिर भी अगर आप क्या, आपको ये नहीं पता कि मेरी कैपेसिटी है कि नहीं 55 लाख रुपए देने की। तो मेन चीज यही है कि आपको अपनी कैपेसिटी पता होना चाहिए कि धीरे जब जब आपके पास कंट्रोल आ जाएगा ना एक्सपेंडिचर के ऊपर, या आपकी प्लानिंग्स क्लियर हो जाएंगी कि मुझे 5 साल में ये करना है, 10 साल में ये करना है, तो आप बहुत ही अच्छी तरह बजटिंग के थ्रू उस चीज को अचीव कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने एक्सपेंडिचर, खाना पीना जीना रहना छोड़ दीजिए, मैं उस चीज के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं एक सिंपल आपको ये बात कह रहा हूं कि बजटिंग आपको क्लैरिटी देती है कि आप अपनी लाइफ कैसे बिताएं और इजीली कैसे करें। क्योंकि कई बार ना ऐसा होता है कि हम एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे होते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया, या मूवीज देखना, हर हफ्ते मूवीज चले गए, दोस्तों के साथ प्रेशर में आके चले गए, और हमारी लाइफ में एक वो आदत बन चुकी है। तो उस चीज का हमें हमें ये लगता है यार 1000 रुपए ही तो जा रहे हैं मेरे, इतना कुछ नहीं है, लेकिन बाद में अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे यार पिछले साल मैंने कितना पैसा उस चीज पे खर्च कर दिया, तो आपको लगेगा यार ये थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। या कई बार ऐसा होता है कि आप मन में सोच रहे होते हो कि यार मैं बहुत ज्यादा खर्चीला हो चुका हूँ, लेकिन अगर आप अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर का बजट निकाल के देखें तो आपको लगेगा नहीं, रिलैक्स हो जाएंगे आप, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ऑन ट्रैक चल रहा हूँ। तो बजटिंग का ये फायदा है। तो अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो वेलकम टू फाइनेंशिया, और होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिले। अगर आपको इससे वैल्यू मिले तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा जो आज के टाइम में इंटरनेट पे टर्म चल रहा है, नेवर मिस अ लो क्वालिटी वीडियो। थैंक यू सो मच। तो मैं स्टार्टिंग इस चीज से करते हैं कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, या आप कोई बिजनेस करते हैं, या आप छोटा बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, ये 5 चीजें आपको सबसे पहले चाहिए और इसी ऑर्डर में चाहिए। वो मैं क्यों कह रहा हूं आपको भी समझा देता हूं। ये ना नेसेसरी इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके, जो आपको ना सिक्योर करते हैं अनसर्टेनिटीज के लिए। देखिए क्या होता है कि हम ना जैसे अगर किसी का प्रमोशन हुआ है, वो अपने ऊपर मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो जो मेरी फर्स्ट जॉब थी, मैं 25,000 रुपए कमा रहा था। तो जैसे ही मेरा प्रमोशन हुआ ना, तो मैं एकदम से अपग्रेड कर गया। मेरा प्रमोशन 25 से 40 पे हुआ, तो मैं एकदम से अपग्रेड कर दिया कि यार अब तो गाड़ी लूंगा, चाहे सेकंड हैंड लूँ, गाड़ी लूंगा।
लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यार मैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट जो हर महीने मैं कर सकता हूँ, जो मेरे बजट के अंदर है, वो करूँ और अपना फ्यूचर सिक्योर करूँ। जो अनसर्टेनिटीज हैं, जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं होता, कोई कितना ही पैसे वाला हो, कितना ही पैसे गरीब हो, किसी का कंट्रोल नहीं होता, वो चीज पे लोग ध्यान नहीं देते, मैंने भी नहीं दिया था। तो उस चीज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसी ऑर्डर में आपको ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, जो आपकी पॉकेट पे हैवी भी नहीं होती और आपको एक एज देती है अनसर्टेनिटी के खिलाफ। तो वो क्या इन्वेस्टमेंट्स है मैं बताता हूँ। पहली है हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा आपको चाहिए होता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। इमरजेंसी फंड्स आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये आपकी ना एक इनविजिबल इन्वेस्टमेंट्स हैं। कम से कम भी आपको 12 महीने, मतलब आपकी जॉब लॉस हो या बिजनेस लॉस हो या कोई भी आपकी इनकम सोर्स पे अगर खतरा है, तो कम से कम भी आपके पास 12 से 15 महीने इस होने फंड होना चाहिए, ताकि आप सरवाइव कर सके, आपको टाइम मिल सके दोबारा चीजों को रीबिल्ड करने का। और ये फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं कि कल को अगर आपको कुछ भी लॉस वगैरह हो रहा है ना, तो आप बाहर से अगर बोरो भी कर रहे हैं, तो आपके खर्चे यहाँ से चलेंगे, जिससे कि आप अपनी लाइफ में मतलब अपनी लाइफ को आप अच्छी तरह इंजॉय करके जी सकते हैं, और अप्स एंड डाउन्स आपको स्ट्रेस कम देंगे। दूसरा आपका रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट। देखिए, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तो आजकल बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब ऐसी है जहाँ पे रिटायरमेंट पे पेंशन नहीं मिलती। तो रिटायर तो आप हो जाएंगे, लेकिन आपकी इनकम जीरो हो जाएंगे अगर आप जॉब कर रहे हैं। लेकिन आपके खर्चे तो जीरो नहीं होने वाले। तो आपको रिटायरमेंट की इन्वेस्टमेंट के लिए अभी से ही जैसे ऑप्शंस तलाशने पड़ेंगे, जिस पे आप अभी से ही पैसा डालना शुरू कर दें। ये सोचिए कि अगर आपकी एज अभी 22 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल है, तो आप देखिए रिटायरमेंट की एज अगर मैं 60 साल मान के चलूं, तो भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 20 से 25-30 साल का, कि आप आराम से एक बहुत अच्छा अमाउंट, जो बहुत धीरे धीरे आप डाल रहे हैं, जिसका आपको बल्कि पता भी नहीं चल रहा कि मैंने वो कब इन्वेस्टमेंट किया, और वो आपकी आदत भी बन चुका है, तो आपको बहुत अच्छा अमाउंट मिलेगा बाद में, एक बना बनाया अमाउंट मिलेगा, जिसको आप बाद में अपने बच्चों को भी इन्वेस्टमेंट करा के बिजनेस भी करा सकते हैं, अच्छी प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ये वो एक इन्वेस्टमेंट है, रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट। देखिए, अब होम और व्हीकल, इसकी बात मैं करूंगा, ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे। होम और व्हीकल से मेरा मतलब यह है, एक फैमिली में ये होता है कि अगर मैं अपनी बात करूं, तो मेरी फैमिली वैसे ही पहले से वेल टू डू थी, है मतलब है। मेरे फादर एक अच्छी जॉब कर रहे थे, मेरे बड़े भाई अच्छी जॉब कर रहे हैं, मैं भी ठीक जॉब पे हूँ अब। लेकिन एक कंडीशन थी कि कभी भी हमारे यहाँ ये नहीं रहा कि बहुत ज्यादा किसी चीज की कमी रही हो, या हमें सोचना पड़ा हो कि भाई कल क्या होगा, एक साल बाद क्या होगा, हमारे पास कोई इनकम नहीं है, इनकम सोर्स नहीं है, चलो भाई छोटी जॉब कर लो, बड़ी जॉब कर लो, छोटा बिजनेस शुरू कर लो। वो चीज हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हमने उस हिसाब से अपना घर हमने ले लिया, क्योंकि हमें जरूरत थी, 3 बंदे इनकम कर रहे थे घर पे। लेकिन अगर आप मतलब खुद सिर्फ आप अकेले हो, फॉर एन एग्जाम्पल दिल्ली जैसे जो बड़े मेट्रो सिटीज है, वहां पे अक्सर लोग ना बाहर से आते हैं, जो नए नए आते हैं अलग अलग स्टेट से, वो ये चाहते हैं कि यार मेरा ना एक घर हो जाए यहाँ पे, और एक मेरी गाड़ी हो जाए। देखिए, कभी भी ना शहर आपका तभी होता है जब वहां आपका घर है, ये मेरी सोच है। अगर उस शहर में आपका घर है और आप उस शहर में आपकी जॉब है, तो ही वो शहर आपका है, अदरवाइज आप वहां पे किराएदार हैं। तो घर लेना और गाड़ी लेना ये सब्जेक्टिव है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं ये नहीं कह रहा कि आपने बजटिंग कर ली तो आप 2 साल बाद घर ही ले लें, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन घर लेना भी जरूरी है, व्हीकल भी जरूरी है। लेकिन व्हीकल और घर दोनों अ, आपके फंड्स पे डिपेंड करता है, आपके बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है। ये चीजें ऐसी हैं जो कोई आम बंदा डिस्कस नहीं करता, लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि इन दोनों चीजों को ना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है कि भाई घर ले लो, ईएमआई पे लो, रेंट पे रहो, या खरीदो या रेंट पे रहो, गाड़ी ये लो, गाड़ी पे ईएमआई ले लो, फुल ऑन कैश मत दो। मैं उन सब चीजों पे, बकवास बातों पे जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि ये चीजें ना बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है। इन चीजों को कोई बंदा सॉल्व नहीं कर सकता कि भाई क्या सही है क्या गलत है। सब्जेक्टिव चीज का ना हम बेस्ट आंसर पे जा सकते हैं, एब्सोल्यूट आंसर पे नहीं जा सकते। तो ये दोनों बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है, इसलिए मैंने इनको 5वें और 6ठे नंबर पे रखा है। लेकिन ये चार चीजें आप जितना जल्दी हो सके इंप्लीमेंट आपको करने की जरूरत है। फटाफट मैं आपको ना इनका एक अच्छा खासा ब्रीफ दे देता हूं कि आपको इसमें करना है। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस है ना, ये एक फैमिली फ्लोटर की तरह है, मतलब कि आपको 5 से 10 लाख का कवर चाहिए अपनी फैमिली के लिए, जो आपको कभी भी हेल्थ या मेडिकल इमरजेंसीज हो तो उसमें ये आपके काम आएगा। और ये आज के टाइम में जितना अडल्ट्रेशन मार्केट में है,
सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक दिन का बिल ना आपकी सारी सेविंग, सारी इन्वेस्टमेंट खत्म कर सकता है। इतना पावरफुल है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लें तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना मस्ट है। एम्प्लॉयर्स जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस देना उस पर डिपेंड ना ले, आप अपने हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस चूज करें। दूसरा आता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस आप इसलिए लीजिए क्योंकि अनसर्टेनिटी वही है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। अपनी एनुअल इनकम का कम से कम 15 से 20 गुना आपका टर्म लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि आपको, आपकी फैमिली को आपके बाद आपकी कमी महसूस, तो देखो कमी तो कोई पूरी नहीं करता, लेकिन फाइनेंशियली तो वो कम से कम अपने आप को स्टेबल कर पाए या कुछ अपना कर आगे बढ़ पाए, फ्यूचर सिक्योर रहे उनका। देखिए इमरजेंसी फंड मैं आपको बता ही चुका थोड़ी देर पहले, ये इनविजिबल इन्वेस्टमेंट है आपकी, जो आपका ना मतलब कहते हैं ना ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज है। इनको कभी आप बिल्कुल भी उसमें मत लें, हल्के में मत लें। ये आपकी घर और गाड़ी से ज्यादा जरूरी है इमरजेंसी फंड्स आपके। रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक टाइम के बाद ना आपके हाथ पैर काम नहीं करेंगे, सिर्फ आपका पैसा आपके लिए काम करेगा, जो आपने इतने सालों में थोड़ा थोड़ा करके बनाया है। कल को अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो जाए, आपकी जॉब बहुत अच्छी हो जाए, तो इसमें और फंड्स बढ़ा दीजिए। कहाँ के इन्वेस्टमेंट करें? रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितना कर लोगे इन्वेस्टमेंट? लेकिन अगर ये नहीं होगा तो वो इन्वेस्टमेंट भी आपकी इतनी ज्यादा काम नहीं आएगी। अगर इन तीन चीजों में से कोई भी एक चीज आपके पास नहीं है और वो चीज आपके सामने आ जाती है, तो आपकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट या कोई भी अदर इन्वेस्टमेंट 1 मिनट में धुआं हो जाएगी। कल को जो मैं आपको एक घर का एग्जांपल दे रहा था, वही सिचुएशन आप पे आ जाएगी। अगर आपकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में कोई सॉरी कोई आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की है, तो कल को वही फिर आप कहोगे कि भाई मुझे 80 लाख दे दो, 70 लाख दे दो, लेकिन दे दो कि मुझे लिक्विड फंड्स की जरूरत है। तो ये रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट, ईपीएफ, इसमें जो मतलब ऑप्शन है बताता है, ईपीएफ, ईपीएफ, एनपीएस, इक्विटी म्यूचुअल फंड, ये सब आते हैं। जो भले इस पे तो एक पूरा प्रॉपर डिफरेंट वीडियो ही बनाऊंगा, तभी आपको मैं समझा पाऊंगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सॉरी, कल को अगर आप घर लेना है तो आप अपनी लाइफ के उस स्टेज पे आके लीजिए, फ्लैट या घर या जो भी, कि आपकी इनकम, अगर आप ईएमआई भी करवा रहे हैं तो आपकी इनकम का 20% इस पे जाए। इंडिया में ना इस वक्त घर की ईएमआई पे, सिर्फ घर की ईएमआई पे 30 से 35% अपनी इनकम का लोग दे रहे हैं। 3 से 35% अपनी इनकम का ईएमआई भर रहे हैं लोग, चाहे वो गाड़ी की हो, घर की हो, मिला के हो, चाहे क्रेडिट कार्ड बिल हो, तो इतना वो दे रहे हैं। लेकिन जो सेफ लिमिट है वो 20% है। लेकिन मैं इसको कहता हूँ अगर 20 भी ना हो तो 30 हो, लेकिन 30 से ऊपर बिल्कुल ना जाए। वो आप ना फाइनेंशियल सुसाइड की तरफ जा रहे हैं, अपने अपने पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेने के लिए जा रहे हैं। अब सेव आता है व्हीकल 10 से 15%। अब आप कहोगे यहाँ 20% है या 10 से 15% है, लेकिन इसमें एक कैच ये है कि ये जो 20% की बात कर रहा हूँ, ये होता है 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए जो आप ईएमआई भरते हैं। ये 10 से 15% में इसलिए कह रहा हूँ कि 5 से 7 साल के लिए होता है जो हम व्हीकल पे लेते हैं। वो डिपेंड करता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑडी बीएमडब्ल्यू ही ले लो। व्हीकल हमेशा यूटिलिटी के हिसाब से लेना चाहिए, अपनी जरूरत के हिसाब से लेना चाहिए। स्टेटस के लिए जाएंगे तो वो आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं बजटिंग की। बजटिंग आपको क्या चीज देती है? देखिए बजटिंग से ना आपको 3 चीजें एटलीस्ट जो आपको मिलेंगी, आप करेंगे तो आपको सबसे पहले क्लैरिटी मिलेगी। आपको वो चीज नहीं रहेगी कि यार लाइफ में क्या हो रहा है, मैं मतलब क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ खर्चा कर रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा हूँ, या मैं सिर्फ ज्यादा फिक्र कर रहा हूँ। तो वो आपको क्लैरिटी मिलेगी, कंट्रोल आपको मिलेगा। ये आप ना खुद, जब मैं ये नहीं कह रहा कि आप लिखो एक एक रुपया लिखो, मैं नहीं कह रहा, स्टार्टिंग आप करो, सिर्फ लिखो, कम मत करो, ज्यादा मत करो कि मैं आज 10 रुपए की चीज 8 पे खरीद लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, नहीं, सिर्फ लिखो। अगर आप सिर्फ लिखेंगे ना तो मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ कि आप ना 10% वैसे ही सेव कर लेंगे जो आपका एक्सपेंडिचर है उसमें से। सिर्फ लिखने में आपको कंट्रोल, लिखने से इतना आ जाएगा कि आप जो एक्सपेंडिचर कर रहे थे, मान लो आप अगर 1 लाख में अपनी अपनी इनकम आपकी 10,000 है, तो उसमें से अगर आप 8,000 खर्चा कर रहे थे, तो तभी आप 10% तभी कम कर देंगे। यानी 8,000 का 10%, 800 रुपए आप तभी बचा लेंगे सिर्फ लिखने से। मैं कम ज्यादा की अभी बात ही नहीं कर रहा। तो कंट्रोल आपको मिलता है। अब इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ये मैंने आपको 3 से 4 चीजें पहले ही बताई है। वो इन्वेस्टमेंट ही तो है, छोटी है इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लेकिन है तो इन्वेस्टमेंट ना। तो इन्वेस्टमेंट तो आप तभी करेंगे ना जब आपको अपने इनकम
और एक्सपेंडिचर का पता होगा। जब आपको ये चीजें पता होंगी तभी तो आपको लगेगा ना पता कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। अगर आपको वही नहीं पता होगा तो आप इसके लिए कहाँ से लाएंगे। आप कह रहे हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में लगाऊं, या मैं रियल स्टेट में लगाऊं, या मैं कहीं और ऐसी जगह पैसा लगाऊं, गोल्ड में लगा दूं। कहाँ से निकालोगे आप? कितना, चलो आपने कहा कि मैं इतना लगा दूंगा, आप लगाइए, आपका जितना मन है आप उतना लगाइए, लेकिन आप ये देखिए कि आप उसको सस्टेन कर पाएंगे। अगर वो इन्वेस्टमेंट आपने मान लो प्लॉट ले लिया या आपने स्टॉक में लगा दिया, प्लॉट अगर आपने लिया और ईएमआई पे ले लिया, तो आप उसको सस्टेन कर पाएंगे? कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने अगर फेस हो गई तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो ये है ना पोटेंशियल, ये अगर इन्वेस्टमेंट आपकी आपने सस्टेन नहीं कर पाए तो आप ये देखिए कि आपका टाइम भी वेस्ट। अगर आपने सिर्फ वो 2 साल के लिए अगर आप सस्टेन कर पाए और तीसरे साल कोई प्रॉब्लम इश्यू आ गया क्योंकि आपने वो पहली वाली इन्वेस्टमेंट जो टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की मैं बात कर रहा था, इमरजेंसी फंड्स की मैं बात कर रहा था, वो आपने नहीं किया, तो आपकी यहाँ पे भी नुकसान हो गया, नुकसान यहाँ पे भी हो गया 1 से 2 साल का, और इन्वेस्टमेंट भी खत्म। 1 से 2 साल का यहाँ भी नुकसान और इन्वेस्टमेंट भी खत्म। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। हमने अक्सर ये देखा है कि आज लोग अर्श पे हैं, कल को वो फर्श पे हैं, मतलब आज अर्श पे हैं, कल को वो फर्श पे हैं। तो इस चीज से ना, बजटिंग से आपको एक चीज और पता चलेगी कि जो ब्रांड है ना, ब्रांड हमारे साथ साइकोलॉजिकल क्या वॉरफेयर इन्होंने छेड़ा हुआ है। हमें बस कंज्यूमर बनाना है इनको किसी भी तरह। ये भी आप टैकल कर पाएंगे अगर आप बजटिंग के थ्रू जाएंगे, क्योंकि बजटिंग का मतलब मेरे हिसाब से, जो मैं पर्सनली होता हूं, तो वैल्यू फॉर मनी है। वैल्यू फॉर मनी मतलब वैल्यू फॉर मनी ही अगर आपका लाइफ में गोल बन जाए ना, तो आप मतलब टन्स ऑफ मनी आप सेव कर लेंगे। वैल्यू फॉर मनी के लिए जाइए। मैं ये नहीं कहता कि सस्ता ही खरीदिए, मैं सस्ते की बात नहीं कर रहा, मैं वैल्यू फॉर मनी की बात कर रहा हूँ। तो इस चीज से ना आपको वो जो साइकोलॉजिकली हमारे ऊपर इम्पैक्ट डाला जाता है ना, जिससे हमें फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट की फीलिंग्स आती है, इसके थ्रू आप उससे भी लड़ पाएंगे कि ब्रांड हमें फालतू इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। अब कंट्रोल अगर आपके हाथ में होगा ना, तो आप दूसरे को, आप ना कभी भी इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएंगे, और दूसरा फोमो का शिकार नहीं होंगे, और ब्रांड्स को एक्स्ट्रा पैसा देना बंद करेंगे। तो अब खैर यहाँ तक बजटिंग का सारा हो गया। अब मैं आपको कुछ 2-4 टेक्निक्स बताऊंगा कि आप कैसे बजटिंग करें। मैं अभी भी आपसे ये कह रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा पेन पेपर लेके 1-1 रुपये लिखने बैठ जाओ। मैं बस आपको ये कह रहा हूँ कि कंट्रोल हासिल करो, लिखो, बस लिखो। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले महीने बस लिखो और सीधा अपने उस पर कट मार दिया कि ये नहीं करना, ये नहीं करना। ये नहीं कह रहा मैं। अपने इंटरेस्ट, अपने आप को एंटरटेन भी करो, अपने इंटरेस्ट का भी करो, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा 1-1 रुपये का अभी करो, पहले अपने आप को मॉनिटर करो। तो अब चलते हैं हम टेक्निक्स पे जो बजटिंग के लिए हमें चाहिए। और कई लोग ऐसे हैं जो आज फर्श पे हैं, बाद में वो अर्श पे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे लाइफ में अपना कंट्रोल हासिल किया और अपने आप को उस काबिल बनाया कि मैं जंप कर सकूं अपनी लाइफस्टाइल को। तो अब बात करते हैं बजटिंग की। देखिए, अगर आपको बजटिंग करनी है तो आपको कोई फ्रेमवर्क तो चाहिए ना, कि जिसके अंदर आपको चीज़ें फिट करेंगे और आपको हेल्प मिलेगी बजटिंग करने की। तो वो टेक्निक्स हैं ये 5 टेक्निक्स हैं। टेक्निक्स तो और भी ज़्यादा हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, अच्छा थोड़ी एडवांस भी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एडवांस यूज़ होती हैं। लेकिन जो बेसिक और बेस्ट है वो ये 5 हैं। जिसमें से ये तो है जो सबसे हार्ड है, जीरो बेस्ड बजटिंग। ये आप तब यूज़ करेंगे जब आप थोड़े मतलब आपको आदत हो जाएगी और आप उसको कर पा रहे होंगे अपनी लाइफ में, बजटिंग को अच्छी तरह इम्प्लीमेंट। सबसे पहला है जो बिल्कुल मतलब नॉन नेगोशिएबल है, बिल्कुल भी आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, वो है आपका ट्रैक्स एक्सपेंडिचर। आप कहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, कहाँ आप खर्चा कर रहे हैं, तो वो तो आपको बिल्कुल मतलब ट्रैक करना ही पड़ेगा। नॉन नेगोशिएबल है, इसके बिना काम चलेगा ही नहीं। बजटिंग का फार मोस्ट ऑफ मतलब यही है जो आप एक्सपेंडिचर ट्रैक करेंगे। अब इसे करना इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको मैं ये चीज़ ना लिख के दे सकता हूं कि अगर आपने अपना एक्सपेंडिचर ट्रैक करना शुरू कर दिया, तो जैसे ही आप अपना एक्सपेंडिचर ट्रैक करना कर देंगे शुरू, तो मैं आपको कुछ कम नहीं करना, कुछ ज़्यादा नहीं करना। मैं ही नहीं कह रहा 10 रुपए की चीज़ 8 रुपए में लेना शुरू कर दो, या किसी चीज़ को अवॉइड करना शुरू कर दो खरीदने से।
लेकिन आप 10% एक्सपेंडिचर अपना वैसे ही खत्म कर लेंगे, क्योंकि आपको तभी क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी कि मैं कहाँ एक्स्ट्रा लगा रहा था, या जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत भी नहीं थी मैं वहाँ भी पैसे लगा रहा था, या मैं पीयर प्रेशर में आके पैसे कर रहा था। तो ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप 10%, अगर आप 8,000 आपका एक्सपेंडिचर है तो उसमें से 10% 800 आप वैसे ही कम कर लेंगे। और जितना ज़्यादा आप इसको ट्रैक करेंगे ना, उतना ज़्यादा 2-3 महीने में उस 800 से आप 3,000 तक एक्सपेंडिचर अपना कम कर लेंगे। तो इसका ये फायदा है, इसे आप अवॉइड बिल्कुल नहीं कर सकते। अपने एक्सपेंडिचर को आप ट्रैक करें। और ट्रैक भी मैं आपको ये नहीं कहता कि पेन डायरी लेके बैठ जाए, जो कि वैसे सबसे कारगर तरीका है, लेकिन आज की जो लाइफस्टाइल है ना, पेन डायरी से आप लेके घूम नहीं सकते। तो उसकी जगह आप गूगल शीट्स या बहुत सारी ऐप्स हैं जो आपको प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएंगी, जो आपको हेल्प कर देंगी बजट करने के लिए, अपने एक्सपेंडिचर को ट्रैक करने के लिए आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी। तो ये तो हो गया ट्रैक एक्सपेंडिचर। अब जो दूसरा, जो सबसे बेसिक और सबसे फ्लेक्सिबल रूल है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं लोग, जो स्टार्ट कर रहे हैं बजट और एंड तक भी ये आपको बहुत इजीली आप कवर कर पाएंगे, ये है 50-30-20 रूल। अब ये 50-30-20 रूल क्या है कि ये आपकी 100% इनकम, अब इस 100% इनकम में से जो आपका 50% है वो आपका नीड्स पे होना चाहिए। 50% ऑफ इनकम, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1,00,000 रुपए कमा रहे हैं तो 50,000 में आपका सारी नीड्स, ग्रोसरी, आपका रेंट और ईएमआई वगैरह आपकी सारी इसके अंदर कवर होनी चाहिए। मतलब मैं फिर भी ईएमआई नहीं कहूँगा, मतलब आपकी बेसिक नीड्स जो है, आपका ट्रांसपोर्टेशन, ये सब इसके अंदर कवर होना चाहिए। तो ये तो हमें जीने के लिए आपके 50% चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आता है 30%। 30% में आपको जो मैंने बताया था कि ईएमआई अगर आपकी 20%, 25-30% से ऊपर नहीं जानी चाहिए, तो ये 30% वही है जो आप अपने ईएमआई, चाहे वो गाड़ी की हो, आपके घर की हो, या किसी भी चीज़ की आपकी ईएमआई हो, वो इस 30% में कवर होनी चाहिए। तभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो इस 30% के अंदर आनी चाहिए। तो ये हो गया 50 और 30%, यानी कि 80%। अब जो बचता है रिमेनिंग 20%, ये रिमेनिंग 20% के आप मालिक हैं कि आप कहीं पे भी कुछ भी इसका इस्तेमाल कीजिए, चाहे आप इसको सेव कीजिए, या आप कोई ट्रिप प्लान कीजिए, या कहीं भी इसको अपना फन लविंग एक्टिविटी कुछ भी आप करना चाहे, मूवी, घूमना फिरना, वो आप इसमें कर सकते हैं। क्योंकि ये अगर आपने अपना 50 और 30% अगर आपने अच्छी तरह मैनेज कर लिया, तो ये 80% अच्छी तरह मैनेज करा, तो ये 20% आप हकदार, मतलब बहुत ही आपको खुशी होगी, आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा इस 20% को खर्च करने में। मतलब आपका दुगना हो जाएगा, आपकी खुशी दुगना हो जाएगी, आप कभी टेंशन में नहीं आएंगे इस 20% को खर्च करते हुए। देखिए रिवर्स बजटिंग में क्या है, बहुत सारी ना, इसमें ना रिवर्स बजटिंग में ना, ये थोड़ा सा एडवांस है, आजकल लोग इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो एक्सपेंडिचर ट्रैक करते हैं, 50-20-30 रूल से आगे बढ़ चुके हैं, अपना लाइफ को एक सेटल कर चुके हैं, एक पॉइंट पे आ चुके हैं, तो वो इस पे मूव करते हैं जब अपना लाइफ में थोड़ा सा आगे सेटल हो जाते हैं। अब रिवर्स बजटिंग में यह है कि वो सीधा अपना इन्वेस्टमेंट्स, अपनी ईएमआईज और अपनी जितने भी उनके गोल्स हैं रिलेटेड टू फाइनेंस फ्यूचर के, वो सब को सबसे पहले इनको फुलफिल करते हैं, सबसे पहले इन्हें फुलफिल करते हैं। फिर जो रिमेनिंग बचता है वो उसका, चाहे वो अब घूमे फिरे कुछ भी करें, मतलब इसमें वो फिर उनको टेंशन नहीं है कि इसकी, उन्हें कोई टेंशन नहीं रहती यहाँ पे, क्योंकि उनका जितना भी उन्होंने एलोकेट करना था अपना पैसा, वो यहाँ पे ऑलरेडी एलोकेट कर चुके हैं। अब उन्हें कोई टेंशन नहीं है इस पैसे को खर्च करने में, चाहे वो खर्च करें, रखें, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इस पैसे की उनकी नज़र में, तो वो बिल्कुल माइंड फ्री होके इसको करते हैं। तो रिवर्स बजटिंग में सबसे ज़्यादा ऑटो पेज काम आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ऑटो पे यूपीआई हो गया, या यूपीआई में लोग ऑटो पे लगा के रखते हैं कि भाई यहाँ ईएमआई कट जाए। फिर उसके बाद हमने
कोई म्यूचुअल फंड ले रखा है या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रखी है जहाँ मंथली हमें पैसा देना है, वो ऑटो पे तुरंत वो कट जाएगा। जो भी रिमेनिंग बचेगा इसमें, इसके बाद जैसे ग्रोसरीज का भी उन्होंने ऑटो पे में कर रखा है, अपना सारा बजट अपना कैलकुलेट करके उन्होंने रखा हुआ है, जो भी आएगा तुरंत चला जाएगा। बाकी जो बचेगा वो चाहे हम जैसे मर्जी खर्च करें उसमें। इसमें फिर आपको एक एक रुपया अपना कैलकुलेट करना, एक एक रुपए का हिसाब रखने की आपको जरूरत नहीं होगी। तो ये आपको वो चीज़ फ्रीडम देता है कि यहाँ जो बच रहा है, चाहे वो 20% है, 10% है, वो इसको दिल खोल के इसको खर्च कर सकते हैं और उन्हें कोई रिग्रेट नहीं होगा, कोई गिल्ट फैक्टर उनको महसूस नहीं होगा इस चीज़ को करने से। तो ये होता है हमारा रिवर्स बजटिंग। अब अगर हम बात करें एनवलप सिस्टम, देखिए अब ना यूपीआई आ चुका है। यूपीआई हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया यूपीआई यूज़ करते हैं, तो हमें ना आदत पड़ चुकी है। हम 100, 200, 300, 1000, 2000, 500, 5000 के ट्रांजैक्शन यूपीआई स्कैन किया कर दिया, हमें महसूस नहीं होता कि हम कैश दे। जब मान लो अगर मैं कहूँ कि ये चीज़ 5000 की है और आपको डिस्काउंट मिल रहा है, एक्चुअल रेट 7000 है, तो आप एकदम इनिशियल उसमें मतलब कि इमोशनल एकदम डिसीजन ले लेंगे, हाँ ठीक है दे दो। लेकिन अगर आप वहीं 5000 रुपये कैश गिन के देंगे, थोड़ा सा ना आपको फील होगा कि यार थोड़ा ज़्यादा अमाउंट है। तो इसमें ना आप एनवलप सिस्टम भी बना सकते हैं। अगर आप कैश में लेन देन पसंद करते हैं या आप चाहते हैं मैं कैश में लेन देन करूं, तो आप अपना एनवलप्स बना सकते हैं। जब आपके पास कैश, आपकी इनकम आए, उसको कैश भी कराए, कैश किसी भी मोड में आपकी इनकम है लेकिन आप उसे कैश कराएं और एनवलप्स बना लें कि 6000 ग्रोसरी का है, 12,000 मेरा रेंट है, या ई एम आई तो खैर वैसे उससे ही जाती है, लेकिन इतना मतलब जो भी आपके एक्सपेंडिचर हैं वो आप कैश में कर लें, ताकि आपको थोड़ा कंट्रोल मिले पैसे पे, वन क्लिक पेमेंट ट्रांजैक्शन ना हो। तो आप हर एक टास्क के लिए ना एक एनवलप बना सकते हैं कि ये रेंट हो गया, ये ग्रोसरीज हो गई, ये हमारा फन एक्टिविटी का हो गया, ये हमारी फी वगैरह हो गई, जिससे कि आपके पैसे पे आपका एक क्लैरिटी और एक कंट्रोल रहे। तो ये एनवलप सिस्टम वहाँ काम आता है। थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप लगता है, पुराना तरीका लगता है, लेकिन एनवलप सिस्टम भी काफ़ी अच्छा मानते हैं जो लोग सीधा ट्रांजैक्शन करते हैं या उन्हें ओवर एक्सपेंडिचर की आदत पड़ती है। वो इस एनवलप सिस्टम का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि अपनी मनी को अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दे एक ज़रूरी टास्क के लिए। तो ये आपका एनवलप सिस्टम है। अब सबसे लास्ट, सबसे हार्ड आता है जीरो बेस्ड बजटिंग। ये जीरो बेस्ड बजटिंग ना तब काम आती है जब ये ट्रैक आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, अपने ट्रैक कर रहे हैं एक्सपेंडिचर को, ये आप 50-30-20 रूल को अच्छी तरह यूज कर रहे हैं। अब आप लाइफ अपग्रेड कर चुके हैं अच्छी तरह, आप अपनी सारी जितनी भी आपको जरूरत थी, जितनी भी स्कीम्स आप उनमें पैसा लगा के सब कुछ कर रहे हैं। तो अब ये जो जीरो बेस्ड बजटिंग ना, अब आपको लगता है कि यार 5 साल बाद ना मैं ये प्रॉपर्टी लूंगा या 5 साल बाद मैं ये गाड़ी लूंगा, तो आप क्या करते हैं कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट चले जाते हैं कि भाई अब एक एक रुपया मेरा मुझे पता होना चाहिए कहाँ खर्च होगा, और मैं एक गोल सेट कर रहा हूं, मैं उस हिसाब से वे थ्रू बनाऊंगा जिससे कि मेरा एक एक रुपया अकाउंटेबल रहे, एक एक पैसे का मेरे पास जवाब रहे, मैं क्या कर सकता हूं, कैसे मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूं, कैसे ग्रो कर सकता हूं, कहाँ मैं रिस्क ले सकता हूं। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट पे भी जा रहा हूं तो मेरा रिस्क एपेटाइट क्या है, ये आपको अकाउंटेबल बना देता है जीरो बेस्ड बजटिंग। तो ये सबसे थोड़ा हार्ड है, सबसे ज़्यादा ये आप स्टार्टिंग में इसका इस्तेमाल लग रहा है, आप यहाँ से शुरू हो, यहाँ से आप जाते रहें। ये एनवलप सिस्टम आप तब यूज़ करें जब आप ओवर एक्सपेंडिचर के आदी है, तो आप एनवलप सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो 5 मैंने आपको तरीके बताए हैं, आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। और अगर आपको इससे अलग कोई भी डाउट आता है बजटिंग के मामले में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ये चीज़ की गारंटी देता हूँ, अगर आप इसको अप्लाई करेंगे, देखिए एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है थ्योरी से भी ज़्यादा। मैं खुद इनको अप्लाई करता हूँ और मैं आपको बताऊँ तो मैं 5 से 10 हज़ार रुपये सिर्फ इनको अप्लाई करके ही बचा लेता हूँ। अब तो खैर मुझे आदत पड़ गई, ना मुझे लिखने की ज़रूरत पड़ती, ना मुझे कहीं और सोचने की ज़रूरत पड़ती है, वो मेरी आदत में बैठ चुका है। ना मैं एक्स्ट्रा पेमेंट कहीं करता, हर एक एक्शन मेरा क्वेश्चनेबल होता है एक्सपेंडिचर को लेके, जहाँ मैं 1000-2000 से ऊपर अपना एक्सपेंडिचर को करने वाला होता हूँ। तो खैर ये था आज बजटिंग पे मेरा पूरा वीडियो। मुझे नहीं लगता इससे अलग आपको कुछ और वीडियोस देखने की ज़रूरत है। देखिए इसके पीछे और भी बहुत सारी साइकोलॉजीज़ है
जो मैं बता सकता था कि क्यों बजटिंग जरूरी है, वो सारी चीजें बता सकता था, लेकिन वीडियो और बहुत ज्यादा लंबी हो जाती, मैं बहुत ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता। हाँ, अगर आपको इसके पीछे साइकोलॉजी जानी तो आप कमेंट कीजिए, मैं वो भी वीडियोस बना दूंगा छोटी छोटी करके। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको इसमें कुछ वैल्यू मिलती है, कुछ वैल्यू एड ऑन मैंने आपकी नॉलेज में की हो, कुछ आपको हेल्पफुल लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आगे मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँगा। साइकोलॉजी क्या है मनी को लेके, हम कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, अपना हम एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर क्यों करने आते हैं, उन सब चीज़ों पे लेके आऊँगा। बाकी और ग्रो कैसे करें, ऑनलाइन बिजनेस कैसे करें, बिजनेस को 10x कैसे करें, ये सारी वीडियो आएंगी फाइनेंशिया पे। तो आप फॉलो कीजिए फाइनेंशिया को। थैंक यू सो मच।